हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है टारगेट बैच को लेके, जो कि हमारा रहने वाला है एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के लिए। इस सीरीज़ के अंदर पहले हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे मान लो एक टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि किस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। ये सभी को पता है कि अगर हमारे हौसले होंगे ना तो हम किसी भी सिचुएशंस में हो हम उन सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे। अगर हमारे हौसले नहीं हैं, हम जल्दी हार मान जाते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उन सिचुएशंस को हैंडल करना। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हौसले जो हैं वो हमेशा रखें और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो आपको सही लगे उसको करना चाहिए। आपको अगर किसी से गाइडेंस लेनी है गाइडेंस लें, या जैसा भी आपको सही लगे। तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं आप सभी के साथ में। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड के साथ में अब एक दो चीज़ें और बताऊंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली बात ये कि ये जो क्लास नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, इन क्लास नोट्स को आप ले सकते हैं एग्ज़ाम टॉक्स नाम के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप पे भी एग्ज़ाम टॉक्स नाम से चैनल है, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है विकास तंवर 04। तो यहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास की बिना कोई देरी किए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, हमने 1853 तक के जो कानून थे उनको कर लिया था और आज हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे। अब क्या हुआ था, इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 1857 के अंदर हुई क्रांति, और उस क्रांति की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको भारत में काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर वहाँ की जो सरकार है वो हटा देगी और भारत के अंदर डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करेगी, जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो। तो अगर बात करें 1858 के अंदर क्या हुआ, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में जो है रूल कर रही थी भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के लोगों ने बगावत कर दी, रिवोल्ट कर दी, जिसके चलते हुए आपकी क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भारत से डिसबैंड कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से ख़त्म कर दिया, और डायरेक्ट जो है वो रूल करना स्टार्ट करेगी। ब्रिटिश जो मोनार्क है आपकी वो भारत के अंदर रूल करेगी। अगर इसके बाद बात करें तो इसको जो क्वीन विक्टोरिया है उसको टाइटल मिल गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी अब वो भारत की क्या है, महारानी है। इसके अलावा हम एक दो चीज़ें और जानेंगे इस एक्ट के अंदर। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। एक सेकेंड यार, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट या फिर एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। गुड की जगह आप बेटर भी देख सकते हैं एग्जाम में। ये इसी एक्ट को बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। जैसा कि हमें पता लग गया कि भाई इसके अंदर ये दो तीन रीजंस थे जिसके चलते हुए भारत के अंदर क्या हुआ, 1857 में क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाया गया और इसकी जगह डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट कर देगी ब्रिटिश मोनार्क। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत के अंदर मैं आपको यहाँ पे इस स्लाइड पे दिखाता हूँ एक दो जो बातें हैं उनको। भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत के अंदर दो चीज़ें रूल कर रही हैं। अगर हम बात करें 1773 से लेके 1857, यहाँ पे आपकी रूल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही सारे क्या किए गए हैं, कानून पास किए गए हैं। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर होगा। अब 1858 में कानून पास हुआ जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट या फिर एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट। 1858 से लेके 1947 तक भारत पे राज करती है ब्रिटिश मोनार्क, यानी जो भी ब्रिटेन का राजा या रानी पावर में आएगा वही भारत का राजा या रानी भी
माना जाएगा। ये दो चीज़ें रूल कर रही हैं। अगर पूछें ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी हम बता देंगे कब से लेके कब तक रूल करके गई है भारत में। अगर पूछ ले आपसे क्या ब्रिटिश मोनार्क तो आप बता देंगे कि ब्रिटिश मोनार्क कब से लेके कब तक रूल कर रहा था। तो इसमें आई थिंक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हुई होने के बाद क्या हुआ कि एक कानून पास किया गया और उस कानून के तहत जो ब्रिटिश मोनार्क थी, ब्रिटेन की महारानी थी, उसने कहा कि कंपनी ने भारत में आपके साथ बुरा किया पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम आपके लिए अच्छा प्रशासन जो व्यवस्था है वो भारत के अंदर लेके आएंगे। अब मेन बात है कि ये जो कानून था, इस कानून के अंदर बातें कौन कौन सी लिखी गई, क्या क्या बातें जो है इस कानून में लिखी गई हैं। तो सबसे पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका रूल भारत के अंदर से ख़त्म कर दिया गया, या फिर एंडिड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिक्विडेटेड की जगह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत के अंदर रूल करती थी पर 1858 के कानून के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और जितनी भी भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी उन टेरिटरीज या उन एरियाओं को रूल किया गया ब्रिटिश क्वीन के द्वारा या ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। अगर ब्रिटेन की महारानी की बात करें कि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस समय कौन थी, तो विक्टोरिया जो है, क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की उस समय महारानी थी। तो ये भी हमें याद रखना है। ये सारी चीज़ें 1773 के कानून में हमने पढ़ ली हैं पहली। जो स्टूडेंट आपके पहले वाली क्लास नहीं अटेंड करके आए हैं एक बार वो अटेंड करें और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब दो चीज़ें बनी थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसको भी ख़त्म कर दिया गया, भारत के अंदर से स्क्रैप किया गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है वो मैं आपसे पूछूंगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर नहीं आता तो सुने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भारत के अंदर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 के बाद दो काम कर रही है। एक काम तो आपका कर रही है व्यापार का और दूसरा काम कर रही है भारत में राजनीति संभालने का। ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको काम दिया गया कॉमर्स का, यानी व्यापार कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आपके कंपनी के बंदे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, राजनीति देखेगा। तो ये सारी चीज़ें भारत के अंदर करी गई थी। कब ये दोनों चीज़ें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ऑफिस बनाया गया था 1784 में और इसको ख़त्म कर दिया गया 1858 में। यार ये बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और पहले यहाँ पे कोई नहीं था। अब इनको पता लग गया शायद कि मैंने क्लास बनाना स्टार्ट कर दिया है, अब ये नहीं जाएंगे भाई, पक्की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैनेज कर लें इस चीज़ को, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं देखता हूँ, 1 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको। गेट हो चुका है बिल्कुल बंद, अब में भी आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी, चीज़ें क्लियरली सुन ली होंगी। तो हम कहाँ पे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा आपका व्यापार का काम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा राजनीति का काम, और ये दोनों ऑफिस बने थे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म किया गया। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अब वो काम किसको दे दिया, वो दे दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी एक नया ऑफिस जो है वो आपका बनाया गया भारत के लिए, और वो क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन बनेगा, वो व्यक्ति बनेगा जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और साथ में प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद का हिस्सा भी होगा वही आदमी। यानी सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री का जो मंत्री होता है, या सीधी सी बात करें ब्रिटेन का जो भी व्यक्ति मंत्री होगा वो आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ना कि महारानी के लिए। ठीक है, इसको सलाह देने के लिए 15 मेंबर्स होंगे जो इसको अलग अलग मुद्दों के ऊपर सलाह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इसमें लिखी गई हैं कि ये आपका क्या करेगा,
भारत के अंदर जो वॉइसरॉय है या फिर हम कह सकते हैं जो ब्रिटेन की जो महारानी है, वो अगर कोई डिसीजन लेती है भारत के अंदर तो उसके डिसीजन सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करेगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब बढ़ते हैं आगे की स्लाइड पे, और आगे की स्लाइड में, हाँ इतना ही है क्या, हाँ नेक्स्ट कुछ पॉइंट और हैं इसके अंदर वो हम ऐड करेंगे। जैसे एक तो ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अरे यार एक तो ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक ऑफिस बना वॉइसरॉय का। अब पहले क्या था, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको अब कहा जाने लगा वॉइसरॉय, ठीक है। और पहला वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था आपका पहला वॉइसरॉय भारत का। अगर बात करें वॉइसरॉय तो इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, या ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था भारत के अंदर, वॉइसरॉय। अगर हम बात करें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहला कौन था, तो वो लॉर्ड स्टैनली जो है, लॉर्ड स्टैनले जो है वो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत के अंदर। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो दो ऑफिस बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा ऑफिस बना वॉइसरॉय का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के दौरान भी यही व्यक्ति जो है भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ कुछ एक फैक्ट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से रिलेटेड है। पहला, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे पहले, तो वो लॉर्ड स्टैनली थे। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं, हंसी मजाक नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन डिज़रेली थे उस समय, और ये ब्रिटेन को रूल कर रहे थे। अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस एक्ट में आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो एक्ट है वो आया 1861 में, और इसका नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी, तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नर जनरल की दो चीज़ें थी भाई। गवर्नर जनरल के पास दो चीज़ें थी, एक तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और एक होती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानूनों को बनाने का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानूनों को एनफोर्स करने का, ठीक है। कानूनों को एनफोर्स या लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव। यानी जो प्रधानमंत्री है आज के हिसाब से बात करें और उसकी जो मंत्री परिषद है उसको हम एग्जीक्यूटिव में काउंट करते हैं, और जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं जिनको हम एमपी बोलते हैं उनको हम लेजिस्लेटिव में कंसिडर करके चलते हैं। आई थिंक इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा कि लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को लागू करना। एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है, बाकी आपका लेजिस्लेटिव में सारे के सारे मेंबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए आपके 5th मेंबर को ऐड किया गया किसके अंदर, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। अब पहले कौन कौन से थे भाई, एक तो इन्होंने अलग अलग ऑफिसेज जिसको हम कहते हैं ना मंत्रालय सिस्टम या पोर्टफोलियो सिस्टम भारत के अंदर, या फिर हम इसको कह सकते हैं मिनिस्ट्री सिस्टम। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी भारत के अंदर किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था, जो कि उस समय भारत के वॉइसरॉय थे। तो इसमें बात करें तो कौन कौन से पोर्टफोलियो आए भाई, सबसे पहली अगर बात करें तो होम मिनिस्ट्री 1861 से बन रही है, मिलिट्री यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी 1861 से है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, और आपका जो 6th ऐड किया गया था पब्लिक वर्क्स, ये किया गया 1874 के अंदर, और आज के टाइम भी ये मंत्रालय एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक वर्क्स में आपने सुना होगा PWD डिपार्टमेंट, तो वो इसी के अंडर आता है। तो ये सारे के सारे मंत्रालय उस समय से थे, और ये किसने आपके लागू किए थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं उस समय भारत के वॉइसरॉय थे जिन्होंने ये पोर्टफोलियो सिस्टम भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो वॉइसरॉय है या गवर्नर जनरल
की बात करें, गवर्नर जनरल काउंसिल या वॉइसरॉय काउंसिल एक ही बात है। तो जो वॉइसरॉय की जो काउंसिल है उसके अंदर आपके मेंबर्स को और ऐड किया गया। पहले 6 सदस्य थे इसके अंदर और अब 6 से बढ़ा के इन्होंने कितने कर दिए, 12 कर दिए। और ये जो सदस्य हैं इनको नॉमिनेट करता था, इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे और इनको नॉमिनेट खुद वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल करता था। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये कितने टाइम के लिए बनते थे, तो ये आपके 2 साल के पीरियड के लिए बनते थे। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ एडिशनल मेंबर वर बी नॉन ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पे आधे मेंबर जो हैं वो आपके या तो ब्रिटिश होंगे या फिर इंडियन होंगे और नॉन ऑफिशियल होंगे, यानी ये सिर्फ बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात करें तो जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, सॉरी, वॉइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करता है अपनी काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ इंडियंस को। तो कौन कौन थे, तो 1862 में इसने काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट किया, जिसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव जो हैं ये वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पहले 3 इंडियंस थे। और आई थिंक इसके अंदर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रिवेन्यू, डेब्ट, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर्स, अगर आपको इन मामलों में पब्लिक रिवेन्यू, डेब्ट, मिलिट्री या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी कानून पास करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को या एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो वो गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पास नहीं कर सकते थे। ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा मान लो कोई ऐसा कानून इमरजेंसी में बनाना पड़ जाए, ठीक है, वॉइसरॉय को, तो वॉइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस पावर जो है वो थी, वो इमरजेंसी सिचुएशंस में बिना अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिस्कशन के कोई भी कानून बना सकता था। ये पावर वॉइसरॉय को दी गई है। और आज के टाइम यही जो पावर है, ऑर्डिनेंस पावर, ये भारत के राष्ट्रपति के पास भी है। और इस ऑर्डिनेंस पावर का जो जिक्र है वो किया गया है आर्टिकल 123 में। इसमें क्या होता है, जब कोई भी हाउस, कोई भी सदन पार्लियामेंट का सेशन में ना हो, उस समय आपका राष्ट्रपति कानून बना सकता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। यानी ये चीज़ें जो ऑर्डिनेंस पावर है ये आपने कहाँ से उठा ली भाई, 1861 से। पर ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ें हमने उठा ली, उन चीज़ों को हमने इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से चेंज किया है और उसके बाद उनको ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हाँ और नहीं है इसमें, ये हो गया इतना। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट। मान लेते हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल ने कोई कानून पास कर दिया, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके पास ये अधिकार था कि वो उस कानून को जो गवर्नर जनरल की काउंसिल ने बनाया है उसको डिसॉल्व कर सके, उसको ख़त्म कर सके। इतनी पावर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये पावर इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है ये आपका पॉइंट। इसमें क्या कहा गया है कि जो मद्रास और बॉम्बे की पावर्स ली गई थी, गवर्नर की जो काउंसिल थी उसकी पावर सारी की सारी ले ली गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 1833 में। उस सारी की सारी पावर को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, उस पावर को वापस लौटा दिया गया। ठीक है, ये काम इन्होंने यहाँ पे किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने वैसे ही ऐड कर दिया तो इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अलग से आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो बनाई गई। कौन कौन सी जगह की बनाई गई, तो बंगाल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1862 में बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1886 में, पंजाब और बर्मा यानी आज का म्यांमार, उस समय जो कानून भारत के लिए पास होते थे वही कानून म्यांमार के ऊपर भी लागू होते थे अंग्रेजों के। ठीक है, तो म्यांमार जो है उसको पहले बर्मा बोलते थे, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 1897 के अंदर। तो ये याद रखें, बंगाल के अंदर 62 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में
1886 में, पंजाब और बर्मा में 1897 में। अगर इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यार कहाँ गया, हाँ, इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं। पहली जो आपकी हाई कोर्ट्स बनी भारत के अंदर, फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, वो आपकी बनी इसी 1862 के कानून के तहत। पहली बनी बंगाल के अंदर, फिर बनी बॉम्बे के अंदर, और फिर बनी मद्रास के अंदर। ये भारत की पहली 3 हाई कोर्ट्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की पहली 3 हाई कोर्ट्स कौन से कानून के तहत बनी, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत ये आपकी कानून वो कोर्ट बनी, और बंगाल के अंदर सबसे पहले बनी, फिर बॉम्बे में और फिर मद्रास में। अगर वो पूछ लें 4th हाई कोर्ट कहाँ बनी, तो 4th हाई कोर्ट जो है वो बनी 1886 के अंदर, और कहाँ बनी, इलाहाबाद के अंदर, यानी आज के प्रयागराज या इलाहाबाद जो कोर्ट है वो आपकी 4th हाई कोर्ट बनाई गई थी इंडिया के अंदर। आई थिंक इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट नहीं होगा। एक पॉइंट और है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। अब अपन ने बात करी थी पीछे ये वाली कि बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर की काउंसिल है उसकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो आपका भारत के अंदर स्टार्ट हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो अगर वो पूछे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कब हो गया था, तो 1833 में। अगर डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट पूछे तो आपका 1861 के अंदर हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे क्या है, आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, या फिर वॉइसरॉय हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास लिमिटेड पावर यहाँ पे दी गई थी। बना तो दी लेजिस्लेटिव काउंसिल कि ये असिस्ट करेगी, सहायता करेगी वॉइसरॉय की, पर उनके पास लिमिटेड पावर थी। वो कोई डिस्कशन नहीं कर सकते कहाँ पे कितना पैसा लगाया जाएगा, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने कि जो आपके इवन दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड देयर वाज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर इंक्लूजन। इंडियंस को यहाँ पे ऐड तो किया गया है, पर ऐसा कोई कानून जो 1861 का आया था उसमें लिखा नहीं गया कि इंडियंस को इंक्लूड करो। बस उन्होंने क्या किया, भारत के लोगों को खुश करने के लिए, और 1857 में जो क्रांति हुई थी ऐसी क्रांति दोबारा ना हो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे भारत के अंदर करने की कोशिश करी है, ताकि हम अवॉइड कर सकें रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी रिवोल्ट आगे ना हो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है रिस्टोर कर दी बॉम्बे और मद्रास की। तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन यानी जब पावर को एक हाथ से, मतलब पहले एक आदमी के पास पावर है, उस पावर को अपने से कम करके और लोगों तक बांट देना, वही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और भारत के अंदर अगर हम बात करें इंडिया में, तो डिसेंट्रलाइजेशन है कैसे, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। तो ये क्या है, आपकी पावर बटी हुई है, इनकी पावर अलग है, इनकी अलग है, और लोकल गवर्नमेंट की पावर अलग है। तो भारत के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो एग्जाम्पल है वो हम भारत के अंदर देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर और नेक्स्ट बात के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कानून है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। और ये जो कानून है इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, और वहाँ से क्वेश्चन जो है रैंडमली हम देख सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो भाई बेसिक बात ये है कि आपने क्लास लगाई उससे काम नहीं चलेगा, आपको क्लास के साथ साथ में क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और डेली रिवीजन जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी एग्ज़ाम में। ठीक है ना। अब बात करते हैं 1892 में कानून। देखो 1861 के बाद 92 में आया, लगभग 30-31 साल बाद इन्होंने कोई कानून पास किया भारत के लोगों के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और उनके अंदर देशभक्ति की भावना हुई, और उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ या ब्रिटेन की जो महारानी थी या ब्रिटेन की जो यहाँ पे हुकूमत चलती थी उसके खिलाफ डिमांड्स जो हैं वो मांगना स्टार्ट किया कि हमें इन चीज़ों का अधिकार दो, हमें दूसरी चीज़ों का अधिकार दो, जिसके चलते हुए भारत के अंदर लोगों से डर के अंग्रेजों ने कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया अब देखते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि लॉर्ड डफरिन और ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। वन ऑफ देयर डिमांड, इनकी डिमांड क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों की, कि आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर सुधार किए जाएं, यानी इंडियंस को और ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा कि आप जो नॉमिनेट करते हैं ना इंडियंस को, वो नॉमिनेशन ना करके आप इलेक्ट करें, इलेक्शंस कराएं भारत के अंदर, और जो इलेक्ट होके आए उन्हीं सदस्यों को आप उसके अंदर शामिल करेंगे। नॉमिनेट में तो आप अपनी मन मर्जी से किसी भी आपके पिट्ठू को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसके खिलाफ भारत के लोग हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, यानी कितना पैसा कहाँ पे खर्च हो, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी अंग्रेज़ों का मन किया वहीं पे अंग्रेज़ों ने भाई पैसे अपने खर्च करने स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ पे अवॉइड करनी है, और फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन जो है वो होना चाहिए, जो अब तक अलाउड नहीं था। ठीक है, तो ये चाहते थे भारत के लोग, या हम कह सकते हैं ब्रिटेन के जो लोग हैं उनसे, ब्रिटेन की सरकार से भारत के लोग चाहते थे। अब यहाँ पे हम बात करें, द वॉइसरॉय एट द टाइम लॉर्ड डफरिन सेट अप ए कमेटी टू लुक इनटू द मैटर बट सेक्रेटरी। यहाँ पे जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उनके लिए वॉइसरॉय जो लॉर्ड डफरिन था, 1885 में कांग्रेस बनी थी और उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन ही था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा चलो यार तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, इसने बात मानी तभी तो कांग्रेस बन पाई। ठीक है, पर यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो इस बात से खुश नहीं था कि डायरेक्ट इलेक्शंस हों, उसने डिसएग्री किया, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं करा सकते हम, पर डायरेक्ट इलेक्शंस की जगह इनडायरेक्ट इलेक्शंस जरूर करा सकते हैं। यानी जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर मेंबर किस तरीके से आएंगे, तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आपके, वही इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाले मेंबर्स को चुन लेंगे। जैसे आज के टाइम में ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनता है, जिला पार्षद का अध्यक्ष बनता है, तो वो हम थोड़ी ना उसको अध्यक्ष बनाते हैं, हम जिन व्यक्तियों को चुनते हैं आगे जाके वो उस व्यक्ति को बना देंगे अपने में से एक को अध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती हैं। यानी पहली बार अगर बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविज़न कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है। अब मैंने बात करी कि कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि हमें रिप्रेजेंटेशन और दो रिप्रेजेंटेशन, उसी के चलते हुए यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। आउट ऑफ अगर बात करें इंडियन के पार्टिसिपेशन की, तो टोटल जो है 24 सदस्य थे किसके अंदर, वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उस 24 में से 5 जो हैं वो आपके इंडियंस थे। और इन इंडियंस के पास जो है अधिकार आ चुका है, या इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के पास अधिकार आ चुका है कि वो डिस्कशन कर सकते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात करना चाहें, बजट के ऊपर बात करना चाहें, तो उनको 6 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। और आज भी कहीं ना कहीं ये नोटिस देने वाली चीज़ या नोटिस पीरियड की चीज़ भारत के संविधान में हमें देखने को मिलती है। जब हम राष्ट्रपति से कुछ मांगते हैं या हम उसको रिमूव करने की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, तो हम उन्हें एडवांस नोटिस जो है 14 डेज़ का प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इंडियंस जो है क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पर सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहें इन मुद्दों से अलावा, उनके लिए यहाँ पे हमें उन कोई परमिशन का प्रोविज़न नहीं देखने को मिलता। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो आपके भारत के अंदर होना स्टार्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब स्टार्ट हुए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस भारत के अंदर स्टार्ट हुए 1892 के अंदर। तो इस पॉइंट को भाई हद से ज़्यादा ज़रूर याद रखना, ये पॉइंट आपका पूछा गया। सेकंड क्या था, सेकंड था बजट के ऊपर डिस्कशन की पावर। बजट के ऊपर डिस्कशन की जो पावर है वो भारत के लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है। अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स, यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, ये सारे जो हैं सदस्य आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पहली बार भारत के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको लेके आने की कोशिश करी गई। यहाँ पे इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है वो हमें पहले से अधिक जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा इन्होंने किया क्यों था, क्योंकि इनको पता था अगर हम भारत के अंदर सुधार नहीं करते हैं तो भारत के लोग हमारे खिलाफ क्रांति कर सकते हैं, हमारे खिलाफ
बगावत जो है वो कर सकते हैं। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं तिलक की, लाला लाजपत राय की और आपका बिपिन चंद्र पाल की। ये क्रांतिकारी व्यक्ति जो हैं जिनकी सोच थोड़ी सी एग्रेसिव थी, ये आपके भारत की राजनीति के अंदर आ चुके थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को लगा कि इनको थोड़ा सा साइड में करने के लिए हमें जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सोचा किसने, ब्रिटिशर्स ने। और इनको एलिमिनेट करना चाहते थे वो, क्योंकि ये थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट तो पता होगा ना, उग्रवादी सोच के जो हैं, या एग्रेसिव जो हैं, AGGRE एग्रेसिव, ठीक है, ये थोड़े से एग्रेसिव थे। तो आज का इतना ही जो है हमारी क्लास रहने वाली है। और बाकी जो एक्ट हैं 1892 से आगे, जैसे 1909, 1919, ठीक है, 1935 और 1947, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं सोच रहा हूँ कि एक की बजाय अब हमें 2 क्लासें लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और साथ में हमें क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं, तो जल्दी करेंगे इसको। मैं भी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2 क्लास लेके आने की कोशिश करूँगा। और ये हमारा जो टेलीग्राम है वो है, टेलीग्राम अकाउंट यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे पूछना चाहें तो भी। और ये भाई चैनल है, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऐसा आपको दिखेगा प्रेस होने के बाद में, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।